हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के विविध प्रश्न हैं, यानी विभिन्न प्रकार के इसमें प्रश्न है प्राचीन इतिहास से संबंधित। एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था विविध फर्स्ट करके, और उसमें प्राचीन इतिहास के 10 क्वेश्चन थे और इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, वीडियो पसंद आएगी। नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप पहले की वीडियो जरूर देखें, और जिससे कि आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके जो है वो कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन शहर, तटवर्ती नदियां हैं ये हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। उज्जैन, यमुना। और नागार्जुन गोंडा ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी। ठीक है, इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन से जो हैं वो जो सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिर्फ इसमें सुमेलित कौन सा है? एक, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन डी इसमें सुमेलित है। ठीक है, बाकी दोनों इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल है, आप जानते हैं पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। और जो मध्य भारत में उज्जैन का राजनीतिक केंद्र के रूप में एक उद्भव हुआ। 16 महाजनपदों में से एक प्राचीन अवंती इस साम्राज्य की राजधानी थी, और वह एक प्राचीन नगर है जो शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो उज्जैन यमुना नहीं, शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसलिए सुमेलित नहीं है। और नागार्जुन कोंडा जो है वो एक बौद्ध स्थल है, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस पे स्थित है? ये कृष्णा नदी के तट पर, ये भी ध्यान रखें। और ये किस नदी के उस पे स्थित है? ये है क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी है ये। तो इसलिए सिर्फ एक सुमेलित है इसमें, और बाकी सभी सुमेलित दोनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट। सेकेंड क्वेश्चन है मध्यकाल के दौरान उपयोग की जाने वाली हुंडियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट, हुंडियां व्यापार और लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाली वित्तीय प्रपत्र थी। दूसरा पॉइंट है इनमें वस्तुओं के आवागमन हेतु बीमा भी सम्मिलित होता था। इन्हें आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों हेतु जारी किया जाता था। ठीक है, इसमें ये जो है ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा बनाना मैं भूल गई। तो यह तीसरा पॉइंट, इन्हें आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों हेतु जारी किया जाता था। और राइट ऑप्शन इसमें 1 2 3 सभी इसमें सही है, यानी तीनों ही चीजें जो कही गई हुंडियों के संदर्भ में, हुंडियों के बारे में, वो सही है। देखिए मध्य मुगल काल के दौरान जो वस्तुओं का आवागमन था, वित्तीय प्रणाली का विकास होने से उसको क्या हुआ? सुविधा मिली, और इसने देश के एक भाग से दूसरे भाग तक मुद्रा के सुगम को क्या किया? संभव बनाया। ठीक है, ऐसी हुंडियों के उपयोग के माध्यम से किया जाता था। हुंडियां छूट प्राप्त, ऋण प्राप्त होती थी, और जिनका भुगतान एक निश्चित समय अवधि यानी समय के साथ करना पड़ता था। और हुंडियों में प्राय बीमा भी, इसमें बीमा भी सम्मिलित होता था एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से जैसे आजकल के बैंक हैं उस तरीके का काम तो ये हुंडियां करती थी उस समय के काल में। और जिसका शुल्क वस्तु के मूल्य के आधार पर अलग अलग दरों पर इस पे ब्याज भी इस पे लिया जाता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी 1 2 3 इसमें सभी सही हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अवदान थे। वंशानुगत भूमियां, बौद्ध ग्रंथ, ग्राम प्रमुख, प्रशासकीय मंडल। तो ये जो अवदान थे वो क्या थे? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, अवदान बौद्ध मिश्रित संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे। ठीक है, मिश्रित संस्कृत में लिखे गए ये ग्रंथ थे। ठीक है, ये अवदान, और इनका उद्देश्य लोगों में महायान, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं महा महायान और हीनयान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था। तो जो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो प्रचार करता था, महायान धर्म,
तो ये इनका उद्देश्य लोगों में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का क्या करना था, प्रचार करना था। ठीक है। और महावस्तु और दिव्यावदान इस विधा के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या है इसका नाम, महावस्तु और दिव्यावदान। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ थे। तो अवदान किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत की श्रेणियों के कार्य थे। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुंडियों का था, उसी तरीके से श्रेणियां भी बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आईएएस में लिखने के लिए आता है कई बार। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की श्रेणियों के कार्य क्या थे। प्राचीन भारत की थी उधारी और वित्त पोषण से संबंधित कार्य, प्रशासन और न्यायपालिका से संबंधित कार्य। थर्ड है घरेलू और विदेशी व्यापार से संबंधित कार्य। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो इनका क्या कार्य था, श्रेणियों का। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कार्य था इसका। 1 2 3 इसमें सभी राइट है। ठीक है, उधारी देती थी, वित्त पोषण से संबंधित कार्य करती थी, प्रशासन और न्यायपालिका से संबंधित भी कार्य करती थी। तो जैसे श्रेणियां बैंकर एक तरीके से, ठीक है, जैसे बैंकर, वित्त पोषक, ठीक है, वित्त पोषक, और साथ ही ट्रस्टी के रूप में भी ये कार्य करती थी। ठीक है, ट्रस्टी के रूप में भी ये कार्य करती थी। और व्यापारियों के पृथक भागों द्वारा ये कार्य किए जाते थे। और उत्तर भारत में श्रेष्ठिन और दक्षिण भारत में चेट्टियार कहा जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत में क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन। ठीक है, श्रेष्ठिन कहा जाता था। और दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था, चेट्टियार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, चेट्टियार। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें। और कई श्रेणियां स्थानीय स्तर के साथ संपूर्ण देश के स्तर पर भी ये श्रेणियां कार्य करती थी। और घरेलू जो व्यापार होता था उसको, उसके संचालन का भी ये कार्य करती थी। और कुछ जो श्रेणियां होती थी वो विदेशी व्यापार में भी वो संलग्न होती थी। और दक्षिण भारत की एक श्रेणी आया बदले दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापार किया करती थी। ठीक है, श्रेणियों के नाम भी होते थे। तो ये राइट ऑप्शन 1 2 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, असुर पराजय और अमृत मंथन नाटक लिखे गए थे कालिदास द्वारा, भरत मुनि द्वारा, बाणभट्ट द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भरत मुनि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखे गए थे, भरत मुनि द्वारा असुर पराजय और अमृत मंथन। ठीक है, जैसा कि परंपराओं के साथ आधुनिक अनुसंधानों के द्वारा भी भारतीय नाटक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, वेदों से मानी जाती है। ठीक है, रामायण में महिलाओं की नाटक मंडली की भी चर्चा की गई, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संगीतकारों और नर्तकों और जो नाटकीय प्रदर्शनों का इसमें उल्लेख किया गया है। और नाटक जो है, ठीक है, नाटक एक ऐसी प्रदर्शन कला है जो प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। पहले पुराने समय में, आजकल फिल्में आ गई हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, नाटक का मंचन होता था, इससे लोगों का मनोरंजन भी होता था। और जो है, क्योंकि पहले फिल्में तो होती नहीं थी, और नाटक बच्चों के नाटकों के से ही एक तरीके से अस्तित्व में आया होगा। और जैसे कि बच्चे अभिनय करते हैं, नकल उतारते हैं, इस तरीके की चीजें। तो इसी में ये जो है, ये क्या है, ये अमृत मंथन नाटक, ये लिखे गए थे भरत मुनि द्वारा। ठीक है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, असुर पराजय और अमृत मंथन। एक और भी इन्होंने लिखा था, नाट्य शास्त्र। ठीक है, असुर पराजय और भारत मंथन, अमृत मंथन नाटक तो लिखा ही इन्होंने, और एक और लिखा था नाट्य शास्त्र नाटक। और इनके महान ग्रंथों में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, राज तरंगणी ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना कल्हड़ ने की थी, इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और यह कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध कराता। जैसा कि आप जानते हैं कि राज तरंगणी की रचना किसने की थी, कल्हड़ ने की थी। इसे फारसी भाषा में लिखा गया था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यह कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध कराता है, ये चीज इसमें सही है। ठीक है, तो कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध कराता है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जैसा कि राज तरंगणी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे फारसी भाषा दिया है,
तो फारसी में न लिख के किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि फारसी भाषा का प्रचलन बाद में मुगलों के समय और हुआ था। ठीक है, शुरुआत में जब मुस्लिम आए तब जाके फारसी और उर्दू भाषा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है राज तरंगड़ी। ठीक है, और राज तरंगड़ी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का भाग था और कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार भी कनिष्क ने कर लिया था। 7वां क्वेश्चन है उत्तरापथ और दक्षिणापथ प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दो नगरीय बस्तियां उत्तरापथ के संधि स्थल पर अवस्थित थी? मथुरा से तक्षशिला, पुरुषपुर से मथुरा, उज्जैन से मथुरा, पुरुषपुर से तक्षशिला। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मथुरा से तक्षशिला। तो जैसा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र, उत्तरापथ और मध्य प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणापथ जो था, और उत्तरापथ का प्रयोग प्रायः तक्षशिला से दक्षिण से मथुरा से लेकर उज्जैन तक किया जाता था। ठीक है, कहां तक किया जाता था उत्तरापथ का प्रयोग? जो उत्तरापथ था उसका प्रयोग कहां तक किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था मध्य एवं प्रायद्वीपीय जो भाग का था। ठीक है, और उत्तरापथ का प्रयोग तक्षशिला से लेकर दक्षिण से मथुरा से लेकर उज्जैन तक इसका किया जाता था। और मध्य प्रायद्वीपीय भाग का ये दक्षिणापथ उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र जो था। ठीक है, तो उत्तरापथ के समान ही दक्षिणापथ दक्षिणी मार्ग का नाम था और वह मगध से राजगिरी से उज्जैनी और नर्मदा नदी तक होते हुए जाता था। ठीक है, और ये तो मथुरा से तक्षशिला ये थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में तमिजकम क्या संबंधित करता है? प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास अरबों और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संपर्क के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली एक नई संस्कृति। अंत्येष्टि के चारों ओर निर्मित महापाषाणिक संरचनाओं के लिए एक अन्य नाम। दक्षिण में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर से प्रवास करने वाली जनजातियों के नाम। व्यापार के परिणाम स्वरूप और उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्कों को जो चौथी शताब्दी ईस्वी से पूर्व महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है और इसमें से तमिजकम पूछा है कि तमिजकम क्या संदर्भित करता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिजकम जो है लोगों के बीच ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से महत्वपूर्ण हो चुका था और व्यापार और उसके परिणाम स्वरूप दक्षिण के बीच स्थापित सांस्कृतिक आर्थिक संपर्क को संदर्भित करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन नगर, राज्य, कलिंग, उड़ीसा, मानखेत, कर्नाटक, अनार्थ, मध्य प्रदेश उपयुक्त कथनों में से उसमें से कौन से सही सुमेलित हैं? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 सुमेलित है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में था और अशोक ने यहीं से कलिंग को जीता था। और मान्यखेत कर्नाटक और अनार्थ जो है ये मध्य प्रदेश का दिया हुआ है। तो मान्यखेत जो है वो कर्नाटक के है और जो ये अनार्थ है ये क्या है? वर्तमान समय में गुजरात के उत्तर कठियावाड़ के क्षेत्र से मेल खाता है। ठीक है, कठियावाड़, और कठियावाड़ कहाँ है? ये है गुजरात में, तो ये सही नहीं है। ठीक है, और राइट ऑप्शन 1 और 2। 10th और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लिपि और काल, ग्राही, मौर्य, सिद्ध मातृका, गुप्त, मोडी, मराठा। 10 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3। क्या है ये? सभी इसमें से सही है। ठीक है, और ब्राही लिपि, इसकी प्राचीनता और प्रभाव के ये ग्राही लिख दिया है, सॉरी यहाँ ब्राही होगा। ठीक है, ब्राही मौर्य, सिद्ध मातृका गुप्त और मोडी ये जो है मराठा। तो ये तीनों ही ये सही हैं। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।